हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो आज हम करेंट अफेयर की वीकली श्रृंखला के अंतर्गत 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के मध्य करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हुए तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2020 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम का ऐलान कर दिया गया है, तो उनमें किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अर्थात आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 का अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा कि 3 दिग्गज खिलाड़ियों को यह खिताब दिया जाएगा, जिसमें साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जैक कैलिस, पाकिस्तान के खिलाड़ी जहीर अब्बास और बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर लिसा स्थलेकर को यह अवार्ड दिया जाएगा। और अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो इसकी जो पहली सूची थी वो सन 2009 में जारी की गई थी। कब जारी की गई? सन 2009 में इसकी पहली सूची जारी की गई। तो अभी तक की बात करें तो अभी तक 6 भारतीयों को इस सूची में स्थान मिल चुका है, यानी कि सबसे पहले थे तो बिशन सिंह, सुनील गावस्कर और कपिल देव, इनको पहली सूची में स्थान दिया गया था। और बाद में बात करें तो अनिल कुंबले को सन 2015, राहुल द्रविड़ को 2018 और साथ ही साथ सचिन तेंदुलकर को सन 2019 में हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया था। तो अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस किस खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो इसका आंसर आएगा कि योगेश मालविया, जो कि मलखम प्रशिक्षण से संबंधित है, और जसपाल राणा शूटिंग प्रशिक्षण से संबंधित है। अब हम इनकी बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के मलखम प्रशिक्षक योगेश मालविया का नाम इस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया। और साथ ही साथ का बात करें तो मलखम, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। कौन है? मलखम जो कि मध्य प्रदेश का, जिसे सन 2013 में मध्य प्रदेश राज्य ने अपना राजकीय खेल घोषित किया है। तो उसके कोच को, मलखम के कोच योगेश मालविया को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। और साथ ही साथ बात करें तो मध्य प्रदेश के राज्य शूटिंग अकादमी के हाई परफॉर्मेंस पिस्टल शूटिंग प्रशिक्षक श्री जसपाल राणा को इस वर्ष प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हम बात करें तो राज्य शूटिंग अकादमी, तो यहीं से चिकी यादव जो मध्य प्रदेश की पहली खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत का कोटा प्राप्त किया, यानी कि जो चिकी यादव है, चिकी यादव ने जो अभी टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, जो कि 2021 तक के लिए स्थगित कर 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है, उसमें इसी अकादमी से, राज्य शूटिंग अकादमी से ही चिकी यादव ने, जो कि पहली महिला खिलाड़ी थी जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत का कोटा प्राप्त किया है। और हम बात करें तो जसपाल राणा की, तो इन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था। 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया था, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले थोड़ा द्रोणाचार्य पुरस्कार पर। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में हम बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1985 से हुई थी। कब उसे हुई थी? सन 1985 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और हम बात करें तो यह किन्हें दिया जाता है? तो यह कोच को दिया जाता है, किसी भी खेल से संबंधित कोच को दिया जाता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। और इसमें वर्तमान के समय में बात करें तो इसमें इसकी राशि बढ़कर 15 लाख रुपये हो गई, यानी कि इससे पहले 5 लाख थी, जो कि केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 15 लाख कर दी। इसी के साथ हम बात करें तो अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड, इनकी भी राशि बढ़कर, तो राजीव गांधी की राशि बढ़कर
7.5 लाख से बढ़कर वह 25 लाख तक हो गई। और साथ ही साथ बात करें तो अर्जुन अवार्ड की राशि बढ़कर 5 लाख से बढ़कर 15 लाख हो गई। तो इस प्रकार हम बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की भी राशि 15 लाख रुपये है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा मध्य प्रदेश पहला राज्य है राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा को मंजूरी देने वाला। तो अब हम बात करें इसके बारे में बात करें तो नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवार राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा अर्थात NRA द्वारा आयोजित एक सामान्य योग्यता परीक्षा CET में केवल एक बार हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वे सामान्य योग्यता परीक्षा के अंकों के आधार पर उच्च स्तर की परीक्षा के लिए भी किसी भी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा की बात करें तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA एक बहु एजेंसी निकाय होगी, जिसके शासी निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा केंद्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रिया का पालन करेगी। और हम अब बात करें कि CET के बारे में बात करें तो CET मुख्यतः 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। स्नातक स्तर पर यानी कि बैचलर स्तर पर, 12वीं उत्तीर्ण स्तर पर और मैट्रिक स्तर अर्थात 10वीं यानी कि बैचलर, 12th और 10th तीनों लेवल पर यह परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। और उम्मीदवारों द्वारा CET में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों तक अवधि के लिए वैध होंगे, यानी कि 3 वर्ष तक मान्य होगी। अगर आप एक बार क्लियर कर ले तो CET तो यह अगले 3 वर्ष तक के लिए मान्य होगी। और साथ ही साथ 1 वर्ष में यह 2 एग्जाम कंडक्ट करवाएगा जिसमें आप भाग ले सकते हो। अब हम बात करें और इसके अटेम्प्ट फिक्स नहीं किए अभी तक, यानी कि कोई अटेम्प्ट फिक्स नहीं है कि इतने अटेम्प्ट में आपको निकालना है, वो नहीं है इसमें फिक्स। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर आएगा राजस्थान राज्य द्वारा यह आयोजित की गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बफर में सफर अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा यह अभियान शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी कि यह किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। हाँ, तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट भवन बाल हितैषी न्यायालय? तो इसका आंसर आ जाएगा जो कि है होशंगाबाद शहर में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का उद्घाटन किया गया है। अब हम बात करें तो सहकारी वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करने वाला पहला शहर कौन बना? यानी कि भारत का पहला शहर कौन बना जो कि सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग किया? किसका किया था? इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करने वाला पहला शहर कौन बना? तो यह शहर है मध्य प्रदेश राज्य का भोपाल शहर। मध्य प्रदेश राज्य का भोपाल शहर जो कि अपने सरकारी वाहनों में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग किया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हाल ही में कौन पोलियो मुक्त घोषित हुआ? कौन सा देश जो कि पोलियो मुक्त घोषित हुआ? तो हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप में लास्ट देखें तो नाइजीरिया जो कि हाल ही में पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। तो इसी के साथ अफ्रीका महाद्वीप पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। तो अब बात करें कि पोलियो की, तो भारत किस वर्ष पोलियो मुक्त घोषित हुआ था? तो इसका आंसर आएगा कि 27 मार्च सन 2014 को 27 मार्च सन 2014 को अफ्रीका जो कि पोलियो मुक्त घोषित हुआ है। और 27 मार्च सन 2014 को भारत को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित किया है ना? पोलियो मुक्त घोषित कब हुआ था भारत? तो सन 2014 में हुआ था। और अब भी बात करें तो पाकिस्तान और
अफगानिस्तान, पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान, जो कि वर्तमान में पोलियो से मुक्त घोषित नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान वर्तमान में पोलियो से मुक्त घोषित नहीं हुए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा किसे एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा अश्विनी भाटिया को। किसे? अश्विनी भाटिया को। अब हम बात करें एसबीआई से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करें। एसबीआई से संबंधित कुछ तथ्यों पर बात करें तो सबसे पहला तो बात आ जाएगा इसकी ठीक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो हम यह बैंक सन 1921 में तीन बैंकों को, यानी कि तीन बैंकों से मिलकर एक बैंक बना था। तो सन 1921 की बात करें तो यह बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे तीनों मिलकर एक बैंक खुला जिसका नाम रखा इंपीरियर बैंक। कौन सा बैंक? इंपीरियर बैंक रखा गया। और इसी इंपीरियर बैंक को 1 जुलाई सन 1955 को 1 जुलाई सन 1955 को यह एसबीआई के रूप में बदला और इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो हम बात करें तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका आंसर आएगा 1 जुलाई सन 1955 को। हम बात करें कि एसबीआई निम्नलिखित में से किन किन बैंकों से बनकर बना है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तथा आपको एक गलत ऑप्शन पर जैसे जिससे नहीं बना है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, तो इनमें से बात करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि एसबीआई से संबंधित नहीं है। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिलाकर एक सन 1921 में एम्पियर बैंक बना। और बात करें तो 1 जुलाई सन 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और साथ ही साथ यह इस भारतीय स्टेट बैंक के रूप में तब्दील हो गया। और अगर बात करें तो इसका मुख्यालय की बात करें तो यह है मुंबई में और यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अब हम आगे बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लोगों को, यानी कि सरकारी नौकरी हेतु कितने प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा की है, यानी कि प्रदेश के लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आ जाएगा 100%, यानी कि सरकारी नौकरियों में अब प्रदेश के लोगों को ही योग्य माना जाएगा। तो अब हम आगे बात करें तो किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा असम राज्य में। असम राज्य में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे इसका उद्घाटन किया गया है ना। अब हम बात करें तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 21 अगस्त को। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? तो इसका आंसर आ जाएगा केरल सरकार ने यह काम किया है। अब अगली बात करें तो विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। हम बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो यह कब से मनाया जाता है? तो यह सन 2009 से मनाया जा रहा है। इराक के इसके पीछे भी एक घटना जुड़ी हुई है कि इराक के बगदाद में 19 अगस्त सन 2003 को केनाल होटल पर बम हमला किया गया, जिसमें 22 लोग क्रूरता से मारे गए। और साथ ही साथ बात करें जिसमें एक इराक में मुख्य मानवतावादी थे जिन इस घटना में मारे गए। और इस घटना के बाद
इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सन 2009 में बम हमले की याद में इस दिन को विश्व मानवता दिवस के रूप में घोषित किया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है, जो कि सन 2009 से मनाया जा रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण सन 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो भारतीय अक्षय ऊर्जा जीवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 20 अगस्त को। 20 अगस्त को बात करें तो यह राजीव गांधी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत सन 2004 से मानी जाती है, अर्थात यह सन 2004 से मनाया जा रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 26 अगस्त को। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करें तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। तो सबसे पहले न्यूजीलैंड विश्व का प्रथम देश था जिसने सन 1893 में महिला समानता की शुरुआत की थी। अब बात करें तो सन 1920 में अमेरिका में 19वें संविधान संशोधन द्वारा 26 अगस्त को पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। अब हम आगे बात करें तो महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली महिला बेला अज्जुक के प्रयास से 1971 से प्रतिवर्ष 26 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार अब हम बात करते हैं कि कृषि लोन के लिए सैटेलाइट तस्वीरें इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक कौन सा बैंक बना? तो इसका आंसर आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, जो कि कृषि संबंधित लोन के लिए सैटेलाइट तस्वीरें इस्तेमाल करने वाला पहला बैंक बना। तो इसका हम बात करें, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बात करें तो इस बैंक का फुल फॉर्म की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम इसका फुल फॉर्म है। और हम बात करें तो यह भारत का तीसरा बड़ा बैंक है, यानी कि यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। और इसकी स्थापना सन 1994 में वडोदरा में की गई, गुजरात के बड़ौदा में की गई। और इसका मुख्यालय बात करें, वर्तमान में इसका मुख्यालय की बात करें तो वह है मुंबई में है इसका मुख्यालय। तो यह भारत का प्रमुख बैंक है। और अगर हम बात करें आईसीआईसीआई के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1994 में। कहाँ हुई थी? तो बड़ौदा, गुजरात के बड़ौदा शहर में इसकी स्थापना हुई थी। तो ठीक है, हमने इस सप्ताह से संबंधित जितने भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन थे उन पर चर्चा की है। और अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस पर वितरित पुरस्कार, जो कि हमारा अगला लेक्चर होगा, जो कि करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद,